दोस्तों, अगर आप भी साइंस फिक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपने इंटरस्टेलर फिल्म ज़रूर देखी होगी। फिल्म दोस्तों 2014 में रिलीज़ हुई थी और फिल्म के डायरेक्टर है नन अदर देन क्रिस्टोफर नोलन। अब फिल्म की रेटिंग की बात करें तो IMDb पर 8.6 स्टार आउट ऑफ 10 मिले हैं एंड रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका ऑडियंस स्कोर 86% है। अब फिल्म टाइम डायलेशन, वार्म होल, ब्लैक होल, स्ट्रिंग थ्योरी एक्सेट्रा पर बेस्ड है, इसीलिए आमतौर पर यह फिल्म ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। तो अगर आपको भी ये फिल्म अभी तक नहीं समझ में आई है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस फिल्म के सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द मूवी नाउ। अब इस फिल्म के मेन कैरेक्टर का नाम है कूपर, जो कि नासा में पहले पायलट था, लेकिन अब वो खेती करता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ उसके घर में उसका बेटा टॉम, उसके फादर इन लॉ और उसकी छोटी बेटी मर्फ रहते हैं। उसी घर में किताबों का एक रूम होता है जहाँ किताबें इधर से उधर गिरती रहती है, मानो किताबों के ज़रिए उन्हें कोई मैसेज देना चाहता हो। मर्फ अपने डैड को बोलती है कि उसे लगता है कि इस कमरे में कोई भूत है, लेकिन कूपर उसे कहता है कि तुम्हें इस कमरे में कुछ भी अजीब लगे तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लिया करो। अब जिस जगह कूपर का घर था वहाँ डस्ट के स्टॉर्म आते रहते हैं। ऐसे ही एक डस्ट स्टॉर्म में कूपर जब अपने किताबों वाले रूम में जाकर देखता है तो वहाँ धूल से फ्लोर पर कोई पैटर्न बना हुआ था, और उस टाइम उसे पहली बार पता चलता है कि ये सब कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है, जिसका इस्तेमाल कर कोई उसे कुछ मैसेज देना चाहता है। अब दोस्तों, यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कहता है कि ग्रेविटी एकमात्र ऐसा फोर्स है जो सभी डायमेंशन में जा सकता है, यानी किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के ज़रिए अन्य डायमेंशन में रहने वाले लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उस पैटर्न को एनालाइज करने से पता चलता है कि ये कोई बाइनरी कोड है जिसमें एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। उस लोकेशन को डिकोड करने के बाद कूपर और मर्फ लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये एक नासा का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जहां किसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ब्रांड से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अर्थ फ्यूचर में रहने लायक नहीं बचेगी क्योंकि इसका एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है और प्लांट्स मर रहे हैं। ये सब सुनकर कूपर डॉक्टर से पूछता है कि नासा के क्या प्लान्स है ह्यूमंस को बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ के इतने पास नहीं है जहाँ सारे ह्यूमंस को आसानी से भेजा जा सके। जिस पर डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं कि इसमें उनकी हेल्प कोई फ्यूचर ह्यूमंस कर रहे हैं। अब ये जो कोई भी है उसने 48 साल पहले सैटर्न पर एक वार्म होल बना दिया है, जिसका इस्तेमाल कर हम काफ़ी कम टाइम में दूसरे गैलेक्सी में जाकर अर्थ जैसा कोई प्लैनेट ढूंढ सकते हैं, वहाँ ह्यूमंस को बचाकर ह्यूमन लाइफ को बचा सकते हैं। अब ये फ्यूचर ह्यूमंस कौन है और वो लोग इनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, इसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे दोस्तों। डॉक्टर ब्रांड अपनी बातचीत के दौरान कूपर को ये भी बताते हैं कि नासा पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को वार्म होल के अंदर भेज चुका है, जिनका मिशन है वार्म होल के उस पार जाकर एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढना जो कि ह्यूमंस के रहने लायक हो और नज़दीक भी हो। वो अपने साथ बीकन लेके गए हैं जिसका सिग्नल नासा ट्रेस कर सकता है। उन्हें उसका इस्तेमाल तब करना है जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्म होल के उस पर नासा एस्ट्रोनॉट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, इसीलिए बीकन का सिग्नल ही एक ओनली ऑप्शन है कि कौन सा प्लैनेट हैबिटेबल है और कौन सा नहीं। डॉक्टर ब्रांड आगे बताते हैं कि उनमें से कई एस्ट्रोनॉट के सिग्नल कई सालों तक आता रहा, बट अब सिर्फ 3 ही बीकन एक्टिव रह गए हैं जिनका सिग्नल एक ऐसे ग्रह से आ रहा है जो कि गैगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नज़दीक है। इसीलिए एक नए मिशन पे काम चल रहा है जिसका नाम है एंड्योरेंस। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट को उन तीनों ग्रह पे जाना है जहाँ से बीकन के सिग्नल अभी भी आ रहे हैं, और इन तीनों प्लैनेट को चेक करना है कि ह्यूमंस के लिए कौन सा प्लैनेट हैबिटेबल है। अगर एंड्योरेंस ग्रुप को ऐसा प्लैनेट मिल जाता है तो नासा के पास 2 प्लान्स है ह्यूमंस को बचाने के लिए। प्लान है, डॉक्टर ब्रांड एक ऐसे एडवांस इक्वेशन पर सालों से काम कर रहा है जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो ह्यूमंस 5th डायमेंशनल फिजिक्स स्पेशली ग्रेविटी का यूज़ करके एक वास्ट स्पेस स्टेशन में ह्यूमंस को स्पेस में ही शिफ्ट कर देगा, जिससे सारे ह्यूमंस बच जाएंगे। अब जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे कूपर और डॉक्टर ब्रांड की बातचीत हो रही है, ये कोई लैब नहीं होता, ये असल में एक स्पेस स्टेशन होता है, जिसकी बात अभी हमने की। जब एंड्योरेंस ग्रुप अपने मिशन पर वार्म होल के उस पार होगा तो डॉक्टर ब्रांड अपने इस एडवांस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ प्लान बी। डॉक्टर ब्रांड अगर अपने इक्वेशन को पूरा नहीं कर पाते या एंड्योरेंस ग्रुप को हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है
तो ह्यूमंस को बचाए रखने के लिए एंड्योरेंस स्पेसशिप काफ़ी क्वांटिटी में फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायो अपने साथ लेके जाएगा, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इसमें दुनिया के अलग अलग जगह के लोगों का डीएनए यूज़ किया गया है। एंड्योरेंस ग्रुप को अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो उन्हें वहाँ जाना है और फर्स्ट जनरेशन के एम्ब्रायो को रेस करना है। फिर फर्स्ट जनरेशन वाले अगले जनरेशन को रेस करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिससे ह्यूमंस की पॉपुलेशन उस प्लैनेट में बढ़ती जाएगी। क्योंकि कूपर नासा का ऑलरेडी एक पायलट था, डॉक्टर ब्रायन उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एंड्योरेंस ग्रुप को लीड करे और उसके लिए वो राज़ी भी हो जाता है, जिससे उसकी बेटी काफ़ी नाराज़ होती है। खैर वो मिशन पर निकल जाता है और वार्म होल के ज़रिए ट्रैवल कर गैगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नज़दीक पहुंच जाता है, जिसके बाहरी एजेस पर वही तीनों प्लैनेट मौजूद है जहां से बीकन के सिग्नल अभी भी नासा को मिल रहे थे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है टाइम डायलेशन का, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्लैनेट ब्लैक होल के नज़दीक है और दूसरा ब्लैक होल से दूर, तो ब्लैक होल के नज़दीक वाले प्लैनेट पर टाइम धीरे गुजरेगा, विच मीन्स कि अगर ब्लैक होल के नज़दीक वाले प्लैनेट पे 1 घंटा गुजरता है तो ब्लैक होल से दूर वाले प्लैनेट पे कई दिन या कई साल बीत सकते हैं। खैर चलिए बात करते हैं मूवी की। एंड्योरेंस ग्रुप अब फैसला करते हैं कि वो ऐसे प्लैनेट पे जाएंगे जो ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक है। इसकी वजह से वहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होगा। कूपर चाहता है कि वो वापस पृथ्वी पर लौटकर अपने बच्चों को सही सलामत देखे। वो उस प्लैनेट पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहता, क्योंकि उस प्लैनेट पर बिताया हुआ 1 घंटा भी उसके बच्चों के लिए 7 साल के बराबर होगा। अब कूपर और डॉक्टर ब्रैंड की बेटी और एक एस्ट्रोनॉट उनके साथ उस ग्रह पर जाते हैं, जबकि उनका एक और साथी एंड्योरेंस पर ही रुक जाता है। एनीवे जब वो उस प्लैनेट पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ केवल पानी है एंड लाइफ का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ उन्हें नासा द्वारा पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट के स्पेसशिप का मलबा मिलता है। फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करने के चक्कर में वो एक टाइडल वेव में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो लोग उस प्लैनेट पर 1 घंटे की जगह 3 घंटे बिता देते हैं एंड उसके साथ उनके साथी नोडल की उसमें मौत भी हो जाती है। जब कूपर और डॉक्टर ब्रैंड की बेटी वापस एंड्योरेंस पर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथी के लिए एंड्योरेंस पर 23 साल बीत चुके हैं। कूपर जब अपने बच्चों द्वारा भेजे गए मैसेजेस को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। उस ग्रह से मिला फ्लाइट डेटा जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि प्लैनेट पर लैंड करते ही एस्ट्रोनॉट्स की पहले ही मौत हो गई थी। बीकन ने सिर्फ कुछ मिनट ही सिग्नल भेजे थे एंड रिलेटिविटी की वजह से उन मिनटों में पृथ्वी पर काफ़ी समय बीत गया, जिसके कारण नासा को लगा कि ये सिग्नल कई सालों से आ रहे हैं। अब एंड्योरेंस 23 साल से फ्यूल यूज़ कर रहा था तो अब उसमें लिमिटेड फ्यूल बचा था एंड बचे हुए फ्यूल के साथ वो बाकी 2 प्लैनेट में से एक ही प्लैनेट पर जा सकते हैं। एंड दोनों ग्रह से आ रहे बीकन के सिग्नल के डेटा के अकॉर्डिंग पता चलता है कि एडमंड जिस ग्रह पे है वो ग्रह ह्यूमन के लिए ज़्यादा बेहतर है, बट दूसरे प्लैनेट से मैन अभी भी डेटा भेज रहा था एंड दे डिसाइड कि वो मैन के प्लैनेट पे जाएंगे। इस दौरान पृथ्वी पर कूपर की बेटी मर्फ बड़ी हो गई थी और वो साइंटिस्ट बन चुकी थी और डॉक्टर ब्रैंड को वो असिस्ट करती है। मरने से पहले डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि प्लान ए एकमात्र दिखावा था, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था एंड वो जानते थे कि ह्यूमंस को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए अब सिर्फ प्लान बी ही सफल हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि मर्फ अपने डैड को अब दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। मर्फ वीडियो मैसेज के थ्रू एंड्योरेंस ग्रुप को डॉक्टर ब्रैंड के मरने की न्यूज़ देती है एंड उन्हें सारी सच्चाई बताती है। वो अपने डैड को ब्लेम करती है कि उन्होंने उसे अर्थ पे मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद मर्फ उन इक्वेशन पर काम करती रहती है, क्योंकि उसे लगता था कि उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेगी। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पर क्वांटम डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। मैन का प्लैनेट ब्लैक होल के उतने पास नहीं होता जितने पास पहले वाला ग्रह था, इसीलिए यहाँ एस्ट्रोनॉट पहले की तरह जल्दबाजी में नहीं होते। खैर, जब वो बीकन के सिग्नल को ट्रेस करके वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मैन डीप स्लीप में मिलता है। जागने के बाद वो बताता है कि इस ग्रह में थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर है, बट ये इंसानों के रहने लायक है। उसके बाद कूपर और बाकी एस्ट्रोनॉट जब उस ग्रह पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि मैन रॉन्ग डेटा भेज रहा था और उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। असल में वो ग्रह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इस दौरान मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है, जबकि एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को वो पहले ही मार देता है। अब एंड्योरेंस पर मैनुअल डॉकिंग करने के दौरान मैन की मौत हो जाती है और इस एक्सीडेंट से एंड्योरेंस में काफ़ी नुकसान होता है। वो नीचे गिरने लगता है। डॉक्टर ब्रैंड और कूपर किसी तरह अपने लैंडर को उसे डॉक कर लेते हैं और वो जैसे तैसे उसे कंट्रोल करते हैं, बट अब एंड्योरेंस में इतना फ्यूल होता ही नहीं है कि वो तीसरे ग्रह तक जा पाए। अब उन्हें तीसरे प्लैनेट में जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि उन्हें पहले ही बताया जा चुका है कि प्लान एक फेलियर था। वहीं दूसरी तरफ तीसरे प्लैनेट से मिला हुआ डेटा के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट बेस्ट था ह्यूमन के लिए। कूपर और डॉक्टर ब्रैंड के साथ 2 इंटेलिजेंट रोबोट्स होते हैं जिनका नाम था केस एंड टार्स। सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का यूज़ करके एंड्योरेंस को एडमंड के प्लैनेट पर भेज देंगे। अगर आपको नहीं पता दोस्तों कि स्लिंग शॉट क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये वो तकनीक है जिसके थ्रू एक स्पेसशिप को दूसरे ग्रह पर भेजा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके।
अब कूपर के लिए एक परेशानी थी, एंड्योरेंस गेग इनटू अ ब्लैक होल के जितना नज़दीक जाएगा पृथ्वी पर उतना ही समय ज़्यादा गुजर जाएगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था। कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता था, उसे भी उम्मीद थी कि प्लान ए अभी भी सक्सेसफुल हो सकता है। ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं और अभी तक इसके अंदर कोई नहीं गया था। इसके कारण किसी को ये मालूम नहीं था कि इसमें क्या होता है और ये कहाँ निकलता है। कूपर सबसे पहले अपने रोबोट टार्स को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के अंदर भेजता है, इस उम्मीद में कि शायद वो क्वांटम डेटा उसे भेज देगा जिससे कि प्लान ए भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बट टार्स ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में एंट्री कर जाता है, लेकिन उसका सिग्नल कूपर से टूट जाता है क्योंकि एंड्योरेंस ब्लैक होल के प्रॉक्सिमिटी के अंदर होता है और कूपर एंड्योरेंस के वेट को कम करने के लिए एक छोटे शिप में खुद को अलग कर लेता है ताकि वो अगर फेल भी हुआ तो डॉक्टर ब्रैंड केस के साथ तीसरे ग्रह पर पहुंच जाएगी और ह्यूमंस की रेस को आगे बढ़ाएगी और प्लान बी को सक्सेसफुल बना सके। अपने शिप को एंड्योरेंस से अलग करने के बाद कूपर खुद भी ब्लैक होल में खिंचता चला जाता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, बट मरने की बजाय वो एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। इस टेसरैक्ट में वो अपने घर में उस बुक वाले रूम को देख सकता है जिसके बारे में उसकी बेटी बताती थी कि उसमें एक भूत है। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टेसरैक्ट में वो टाइम में फॉरवर्ड एंड बैक देख सकता था, यानी कि इस टेसरैक्ट में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है जिसमें आप आगे और पीछे उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि आप स्पेस में करते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। टेसरैक्ट को समझने के बाद कूपर पास्ट में अपनी बेटी को मैसेज देना चाहता है कि वो अपने डैड को जाने से रोके। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी वो अपना मैसेज उसे नहीं दे पाता। इसके बाद उसे ध्यान आता है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि अलग अलग डायमेंशन में जा सकता है टाइम में। इसीलिए वो ग्रेविटी का यूज़ करके अपनी बेटी को उसे जाने से रोकने का मैसेज देता है, जिसे मफ अपने नोटबुक में स्टे डिकोड कर भी लेती है। उसके बाद जब डस्ट स्टॉर्म से उस रूम में धूल बढ़ जाता है तो कूपर नासा के बेस का लोकेशन ग्रेविटी के जरिए बाइनरी कोड में देता है। अब ये वही मैसेज है जिसे स्टार्टिंग में कूपर ने ही डिकोड किया था, यानी कि मफ जिसे बचपन में बहुत समझ रही थी वो असल में और कोई नहीं उसके डैड थे फ्यूचर से। टेसरैक्ट के अंदर कूपर को उसके रोबोट टार्स का मैसेज मिलता है जिसे उसने खुद से पहले ब्लैक होल में क्वांटम डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा था। टार्स कूपर को बताता है कि उसे क्वांटम डेटा मिल गया है और अब डॉक्टर ब्रैंड का इनकम्प्लीट इक्वेशन को पूरा कर सकता है और प्लान ए को भी सक्सेसफुल बना सकता है। कूपर वो डेटा टार्स को खुद को भेजने के लिए कहता है। अब कूपर के पास सारा डेटा था जिससे अर्थ के लोगों को बचाया जा सकता है, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी बेटी मफ तक कैसे ये डेटा भेजेगा, जो कि अब एक साइंटिस्ट है। अब वो इस डेटा को ग्रेविटी का यूज़ करके मॉर्स कोड के फॉर्मेट में उस वॉच के ज़रिए भेजता है जो उसने अर्थ छोड़ने से पहले अपनी बेटी मफ को दिया था। जब मफ उस वॉच को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये मॉर्स कोड है जिसे उसके डैड भेज रहे हैं। वो उसे डिकोड कर लेती है और पूरा क्वांटम डेटा समझ लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंड का इनकम्प्लीट इक्वेशन सॉल्व कर पाती है और उसका सपना पूरा हो जाता है। इसके बाद ग्रेविटी का यूज़ करके साइंटिस्ट अर्थ के लोगों को बड़े से स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर देते हैं। उधर जैसे ही क्वांटम डेटा कूपर अपनी बेटी को भेज देता है वो टेसरैक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। क्योंकि टेसरैक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, टाइम की स्पीड वहाँ बहुत धीरे थी, मतलब कि कूपर के बिताए गए टेसरैक्ट में 1 मिनट भी अर्थ में उसकी बेटी के 50 से ज़्यादा ईयर्स थे। टेसरैक्ट से बाहर निकलने के बाद किसी तरह एस्ट्रोनॉट उसको ढूंढ लेते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को किसी बड़े से स्पेस स्टेशन में देखता है। अब वो देखता है कि ह्यूमंस ने उस स्टेशन पर ग्रेविटी को मास्टर कर लिया है, जिसके कारण आप सभी वहाँ आराम से रह पा रहे हैं। अब उस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन, जो कि उसकी बेटी के नाम पर रखा गया था। अब जब वो अपनी बेटी से मिलता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी काफ़ी एजेड हो गई है, जबकि कूपर की एजेस में बस 1-2 साल का डिफरेंस था। उसकी बेटी उसे बताती है कि इस दुनिया में कूपर के लिए अब कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका कोई भी परिवार यहाँ नहीं रहता। जिसके बाद कूपर उस स्टेशन से एक शिप में उस प्लैनेट के लिए निकल जाता है जिस प्लैनेट पे उसने डॉक्टर ब्रैंड की बेटी को भेजा था। एंड एंडिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रैंड की बेटी उस प्लैनेट पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती है, जिसके बाद उसका प्लान होता है कि ह्यूमंस को वहाँ इवॉल्व करना। अब कूपर उससे मिल पाता है या नहीं ये फिल्म में हमें नहीं दिखाया जाता दोस्तों, और फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब दोस्तों बात आती है इस फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि वो कौन थे शुरू से जो ह्यूमंस को बचाना चाहते थे, और उन्होंने ह्यूमंस को बचाने के लिए अर्थ के पास एक वर्म होल बनाया जिससे ह्यूमंस एक अर्थ जैसा प्लैनेट खुद के लिए ढूंढ सके। उन्होंने टेसरैक्ट बनाकर कूपर की हेल्प से इंसानों को बचाया। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट ये था कि वो टेसरैक्ट बना सकते थे, यानी कि पूरी दुनिया का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कूपर को दिखा सकते थे। बट उन्होंने एक कस्टम टेसरैक्ट बनाया जिसमें बस वही रूम था जिसके थ्रू कूपर अपनी बेटी को कांटेक्ट कर सके, यानी कि वो सिर्फ कूपर की हेल्प से हर हाल में ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस को बचाना चाहते थे। अब फिल्म की स्टार्टिंग में नासा को ये लगता था कि ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन पावर है, बट जब कूपर टेसरैक्ट के अंदर होता है तो
कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर ह्यूमन ही है, जिन्होंने यूनिवर्स के लॉ को मास्टर कर लिया है और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए उन्होंने टेसरेट को पास्ट में भेजा। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों कि अगर ह्यूमंस का पास्ट ही अनसेफ था तो फ्यूचर ह्यूमन आए कहाँ से। अब इसके बारे में फिल्म में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एंड अगर इस बारे में दोस्तों आप लोगों को अगर कुछ पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट एंड